बाल दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 7 सोच अपने अपने का अभ्यास करेंगे। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपना विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यहाँ दिया गया चित्र ध्यान से देखें। पहला प्रश्न, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? कि दोनों चित्रों में पहला चित्र यह गांव का चित्र है, दूसरा चित्र शहर का। पहला गांव के रास्ते कच्चे हैं, दूसरा चित्र में शहर के रास्ते पक्के हैं। पहला चित्र में मकान कच्चे हैं, दूसरे चित्र में मकान पक्के हैं। पहला चित्र में यहाँ वाहन नहीं दिखाई दे रहे, दूसरे चित्र में यहाँ वाहन दिखाई दे रहे। पहला चित्र में गांव में घर छोटे छोटे होते हैं, दूसरे चित्र में शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है? क्यों? क्योंकि गांव तथा नगर के जीवन में बहुत अंतर है। गांव के लोग जीवन सादा होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर अपना काम करते हैं। गांव के आसपास ज़्यादातर हरियाली दिखाई देती है। नगर में रहने वाले लोग हमेशा अपना काम करने के लिए जल्दी में रहते हैं। नगर में किसी को दूर के दुखों की परवाह नहीं होती। शहर में जहाँ देखो वहाँ इमारत नज़र आती है। मुझे गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। प्रश्न नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, क्योंकि तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोग अपने पालतू पशुओं को नहलाते हैं। तालाब में कोई स्त्रियां अपने कपड़े धोती हैं, कुछ स्त्रियां बर्तन साफ करती हैं। इस तरह तालाब का पानी गंदा होता है, इसलिए यह पानी हम पी नहीं सकते। ऐसा गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर आगे का, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है। चर्चा के यहाँ मुद्दे दिए गए हैं। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बारे में यहाँ हम मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान में मनुष्य की बड़ी सेवा की है और कुसेवा भी की है। विज्ञान की सबसे बड़ी खोज बिजली है। आज हम बिजली के बिना नहीं रह सकते। रेडियो, टेलीफोन, सिनेमा, टेलीविज़न, कैमरा आदि विज्ञान के ही आविष्कार हैं। कंप्यूटर विज्ञान का अनमोल उपहार है। मोबाइल से आज विश्व हमारे हाथ में समा गया है। विज्ञान द्वारा चिकित्सा प्रणाली का विकास हुआ है। खेती के आधुनिक साधनों में कमाल करती है। हर एक क्षेत्र में विज्ञान नज़र आता है। रेल, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज आदि वाहनों से हम दुनिया के हर एक कोने में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ने हमें अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। विज्ञान का हानिकारक प्रयोग भी हुआ है। आधुनिक हथियारों जैसे जानमाल की भारी हानि भी हुई है।
विज्ञान दुर्घटना, रेल आदि में अनेक लोग मारे जाते हैं। टीवी के अश्लील दृश्यों से लोगों पर बुरी असर पड़ती है। कई दवाएं भी शरीर पर विपरीत असर करती हैं। विज्ञान के द्वारा बनाई गई रासायनिक खाद ने भूमि का उपजाऊपन घटा दिया है। अनाज से भी में सत्व कम हो गए। कंप्यूटर एवं इंटरनेट की वेबसाइट से लोगों को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार विज्ञान ने हमें सुविधा अधिक और असुविधा कम दी है। तो इस तरह यहाँ आप उत्तर लिख सकते हैं। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो यहाँ कलम और तलवार में कलम ज़्यादा शक्तिशाली। हमारे जीवन को बदलने में कलम ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलम हमारे हृदय में मधुर भावनाएं, उच्च कोटि के विचार एवं ज्ञान प्रकट कर हमें निर्भयता प्रदान करती है। कलम हमारा जीवन सदा जागृत रखती है। कलम से प्रज्वलित प्राण को कोई पराजित नहीं कर सकता। निर्भयता प्रदान करने वाली कलम से हम सुरक्षित बन जाते हैं। मित्रों, અહીંયા दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो सामग्री दी गई है उसे ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ ध्यान से सुनो, आपको ध्यान से उसे पढ़ना है। सामग्री मतलब यहाँ जो चित्र दिया गया है वो, तो उसका यहाँ हम पठन करते हैं। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन में दिखाई पृथ्वी ने जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह शिकागो। हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुब्बारों के बीच धरती जैसा यह ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल के किशोरावस्था में है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी शिष्य के मुताबिक यह पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन यह जगत धरती जैसी मिट्टी पत्थर से बन ग्रह जन्म लेगा जिसमें पानी भी मौजूद होगा, जिससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीले बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे हमारे पृथ्वी के क्रस्ट एवं कोर का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक दिन वह धरती जैसा भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्ज़ेर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपटने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में भी अभी कोई 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो यहाँ हम इस दी गई कॉपी को ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को समझते हैं। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? तो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुब्बारों के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने में के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की पट्टियों का जन्म लेना दुर्लभ घटना है। इसके बाहर की ओर बर्फीले बेल्ट से
यह संभावना बनती है एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। ग्रह का रूप ले रहे धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाएं। 424 प्रकाश वर्ष तो उसके सामने पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला स्पिट्ज़र स्पेस नासा का टेलीस्कोप कैरिसिस से वैज्ञानिक। अब हम स्वाध्याय पर प्रश्नों को देखते हैं। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं उपसर्ग उसको हम देखते हैं। देखने के बाद हम यहाँ उपसर्ग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है भिन्न, तो उसका उपसर्ग लगाया हुआ है वि, तो उससे वाक्य बनता है विभिन्न। इस तरह हम देखते हैं आगे देश, तो देश के आगे उपसर्ग लगता है वि, तो उसका उपसर्ग लगाकर शब्द बनता है विदेश। तो इस तरह आप यहाँ दिए गए शब्दों को उपसर्ग ब्रैकेट्स में से ढूंढकर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए, पुनः लिखिए। यहाँ ई प्रत्यय दिया हुआ ई, ता, इत, इक। उदाहरण नियम प्लस इत बराबर नियमित, तो इत प्रत्यय है। तो विदेश, तो ई प्रत्यय लगाने विदेशी। तो इस तरह प्रकृति, पुत्र, चंचल, यंत्र, मानव, लापरवाह, हंस आदि को आप प्रत्यय लगाकर सुंदर अक्षर में लिखें। प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। आवाज़ इसकी बहुत खराब पर यह बहुत ज़रूरी है। सुबह हो या शाम हो बिना तेरे कुछ ना काम हो। तो इस तरह यहाँ काव्य पंक्ति अपने शब्दों में अपने अंदाज में आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहते हैं, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्रों को पत्र द्वारा बताइए। मित्रों, अब हम भाषा सज्जता को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है, बहुत के नीचे अंडरलाइन है। इस तरह दूसरा वाक्य, रुद्र बहुत हंसता है, तो बहुत के नीचे अंडरलाइन है। तो ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों को ध्यान से देखिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे आप देख रहे हैं सब वाक्य में। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुत, बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची और, तथा, अथवा, या, वाह, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसे शब्द ढूंढिए जो अव्यय है। उमंग और स्मित घर चले गए, तो और अव्यय है। इस तरह वाक्य में से आप अपनी
चतुराई से अवयव ढूंढकर लिखिए।